चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं रेज्यूमे। किसी ने बनाया अभी तक चैट जीपीटी से? यार हद नहीं हो गई, आपकी उम्र इतनी कम है और आपको टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे आप लोग। 2 मिनट से पहले रेज्यूमे बना सकता हूँ मैं चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी को इंग्लिश भी नहीं लिखनी, गवारों की तरह लिख दो तो भी लिख देगा वो। ये देखो भाई, चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा ना तुम कौन हो क्या है, और वो अपने आप बना देगा। इतना काम नहीं होता तो भाई फिर कैसे चलेगा काम। ये देखो, इसी ने लिख दी स्किल्स। आप जो मर्जी कर लो, जीडीएनटी कर लो, डिज़ाइन का कोर्स कर लो, यहाँ से कुछ भी कर लो, अगर आप रेज्यूमे पे नहीं बता पाओगे अपनी स्किल्स प्रॉपरली तो इट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। और हमारा जो प्रोसेस हो गया है, कंपनीज जो है वो आती है, पर ये नहीं है कि आप मान के चलो 80-20 का रेशो है अपना। 80% कंपनीज बच्चों का रेज्यूमे ले रही है ऑनलाइन, 20% आरबीएम कैड पे आ रही है। अगर आप इस भरोसे में बैठे हो कि कैंपस हर हफ्ते 2-3 हो जाते हैं और वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गलत है। 80% आपको हम कंपनीज में आपका रेज्यूमे भेज रहे हैं। अब हमारे पास मेल्स आती है और मेल्स में हम रेज्यूमे देखते हैं, सबका अलग अलग फॉर्मेट और बहुत गलत तरीके से बने हुए रेज्यूमे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, एज वेल एज आपका रेज्यूमे ठीक भी करेंगे लाइव। ओके, और ये सारा रिकॉर्ड करके हम डाल भी देंगे। अब ये जो एक फॉर्मेट है ये हम भेज देंगे, भेज रखा है ग्रुप पे। इस हिसाब से उनको आपको बनाना है अपना रेज्यूमे, बट दिस इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट रेज्यूमे। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसके अंदर फोटो नहीं है। अब फोटो का क्या रूल है? किसको लगता है कि रेज्यूमे में फोटो होनी चाहिए? वो हाथ ऊपर करो, ढंग से करो, हाथ ऊपर। या तो मतलब आप सारे कह रहे हो कि भाई रेज्यूमे फोटो नहीं होनी चाहिए। जो नहीं है वो हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, सब नहीं कर लिया। और जो कह रहे हैं जी होनी चाहिए, देखो रियलिटी है कि फर्क ही नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई रूल नहीं है। बट अनप्रोफेशनल फोटो नहीं होनी चाहिए। एक लड़का था, वो किसी शादी में गया होगा, कोर्ट में था, ऐसे सेल्फी खींच रखी है, पीछे टेंट दिख रहा है, वो लगा दी उसने रेज्यूमे में। क्या लॉजिक? कोई लॉजिक ही नहीं है। तुम ना ही लगाओ। तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट जैसी फोटो नहीं है तो रूल है, हर रूल में दिमाग लगाना है। अब फोटो की मैं बात करूं, अब रेज्यूमे का फॉर्मेट होना कैसा चाहिए, पहले मैं वो ड्रॉ ही कर देता हूं आपके लिए, और सेक्शन बाय सेक्शन वी विल मेक इट। ठीक है। अब रेज्यूमे जो है, सबसे पहला रूल है कि ये 1 पेज होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी 1 पेज। कितना, अब ये भी कोई रूल हार्ड एंड फास्ट है नहीं है। किसी का 18 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज रेज्यूमे बना सकता है? नहीं बना सकता। तो हर रूल में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं होता। हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। हम कहते हैं 100% इंटरव्यू गारंटी, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप रेगुलर आओगे, आप ही नहीं आओगे तो इंटरव्यू कैसे हो जाएगा। तो 1 पेज के अंदर भी ये रूल है 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये लिख लो, ये सारी चीजें। 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज के अंदर आना चाहिए। अब मैंने ऐसे फ्रेशर्स देखे हैं जिनका 6 पेज का रेज्यूमे होता है, कॉलेज में अभी पास आउट भी नहीं हुए हैं। तो 3 to 5 years तक के एक्सपीरियंस को हमें 1 पेज के अंदर कोशिश करनी है कि लिखना है। अब मैं कहता हूं मेरा एक्सपीरियंस 8 साल है, तो अगर 1 पेज आपने बना दिया ना तो वो नेगेटिव पड़ जाएगा। कंपनी कहेगी इसने 8 साल करा क्या है। तब तो मैं कहता हूं यार मेरा 2 पेज रेज्यूमे होना चाहिए, राइट। पर अगर इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, 8 साल के अंदर 4 साल अगर गैप है तो उसने काम ही नहीं किया, फिर 2 पेज का बना दोगे इंप्रेस करने के लिए कि जितना बड़ा रिज्यूमे होगा उतना वो तो पड़ेगा आपका रिज्यूमे। तो आपको अपना माइंड यूज करना है कि एग्जैक्टली हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। वी हैव टू बी वेरी क्लेवर अबाउट इट, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल रेज्यूमे में नहीं होता। रेज्यूमे बनाना एक आर्ट है, एक कला है, राइट। एक अच्छे रेज्यूमे से आपको जो जॉब आप डिजर्व भी नहीं करते ना वो भी मिल सकती है। मैंने खुद हायर करे ऐसे लोग रेज्यूमे से इंप्रेस होके, वो बात अलग है कि 2 महीने बाद निकाल भी दिया मैंने, बट
सिलेक्ट तो हो ही सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो एक अच्छे रेज्यूमे से, इतना मैनिपुलेशन चलता है। और वो मैनिपुलेशन आपको कोई नहीं बताएगा, कॉलेज में नहीं बताएंगे, कोई वर्कशॉप नहीं होती। तो आज हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मैंने आपको रूल लिख दिया था 1 पेज, आप सब लोगों के लिए मेरे हिसाब से एप्लीकेबल रहता है। अब 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कौन लोग हैं? कोई है यहाँ पे 5 साल से? कोई भी नहीं है? तो आप सबके लिए 1 पेज रेज्यूमे ही बनेगा, ठीक है। अब रेज्यूमे का एक स्ट्रक्चर होता है। देयर इज, एक सेकेंड यार, मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी। रेज्यूमे का हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, ओके। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यार आवाज़ बिल्कुल मत करो, आराम से आओ, इधर आगे बैठ जाओ मेरे वाले दरवाजे से, ठीक है, वहीं बैठ जाओ, फाइन। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम आएगा, ये बना लीजिए रफ। नेम आएगा, फुल नेम आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेम के बाद क्या आएगा आपका? क्या आएगा? कॉन्टैक्ट नंबर, सबसे जरूरी। इसमें भी मैं बताने के लिए मेरे पास 1000 पॉइंट है। कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा? कुछ लड़के होते हैं व्हाट्सएप अलग यूज कर रहे हैं, फोन अलग यूज कर रहे हैं, तो भाई दोनों लिखने हैं। ये नहीं कि कंपनी ने तुम्हें फोन कर दिया और व्हाट्सएप पे लिख दिया यू आर सिलेक्टेड, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा नंबर। HR इतने आलसी होते हैं कि इतना काम भी नहीं करेंगे कि आपका फोन करके बोले भाई व्हाट्सएप नंबर दे, गया सीधा कैंडिडेट ही रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है प्रॉपर, जो आपके कॉलिंग प्लस व्हाट्सएप का फुल इंफॉर्मेशन यहाँ आनी चाहिए क्लियर, कि कॉलिंग के लिए कौन सा है, व्हाट्सएप के लिए कौन सा है। तो दोनों के लिए सेम है, तो जस्ट फोन नंबर आएगा जिसपे आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ लड़के होते हैं जो पूरा अपना जिला, अपनी तहसील, अपनी पूरी कौन से गांव में कौन रहता है, वो सब चीज़ें नहीं लिखनी। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं कि आपको सिंपल अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस में सिटी आएगी, किसी को आपका घर नहीं जानना क्या है। क्यों लिखते हो आप एग्जैक्ट एड्रेस? कोई घर पे तो आ नहीं रहा। अगर मैं अपना लिखूंगा तो सिंपल फरीदाबाद हरियाणा, बस। अब क्या है, इसमें भी मेरे पास पॉइंट है बोलने के लिए। मैंने अगर बैंगलोर में कंपनी को दे दिया तो चांसेस हैं कि वो बिना पढ़े फरीदाबाद पे ही मुझे रिजेक्ट कर दें, राइट। वो कहेगा ये लड़का तो नॉर्थ का है। और होता क्या है, लड़के ही बेवकूफ़ होते हैं, देखते हैं नहीं कौन सी कंपनी है, अप्लाई कर दिया और कंपनी जी कह रही है कि जब सिलेक्शन सब कुछ हो गया फिर कहता है मैं तो बैंगलोर नहीं आ सकता। कंपनीज को पता है कि यार 6 लड़के होंगे ना दूर के, वो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, लिख लो अवेलेबल टू वर्क, अवेलेबल टू वर्क एट, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। सो आपको लिखना है कि भाई तुम कहाँ पे अवेलेबल हो। अवेलेबल टू वर्क अगर आप ऑल ओवर इंडिया हो तो लिख दो यहाँ ऑल ओवर इंडिया। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो आप अपना टाइम भी बचा रहे हो, कंपनी का टाइम भी बचा रहे हो। किसी को घर से बाहर ही नहीं जाना, भाई मुंबई गए, मुंबई भी नौकरी करनी है तो लिखिए यहाँ पे मुंबई। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। 90% बच्चे तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन में भी गलती कर देते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा ये बताइए, व्हाट कम्स नेक्स्ट? क्या आता है नेक्स्ट सेक्शन, क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। कोई नहीं पढ़ता ऑब्जेक्टिव, ये लिख, मैं एक बता रहा हूं आपको, आपका ऑब्जेक्टिव कोई पढ़ता ही नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस सीधा थोड़ी लिख दोगे आप, अबाउट मी लिखोगे आप, हो क्या? अबाउट मी आएगा, इंफॉर्मेशन आती है कि भाई हु एम आई, क्या प्रोफाइल है मेरी। अबाउट मी में 2 लाइनें आएगी बस, खत्म। अबाउट मी लिखने की भी एक टेक्निक है भाई। अगर आप इंजीनियर हो तो आप लिखोगे एन एक्सपीरियंस इंजीनियर, अगर इंजीनियर हो तो एक्सपीरियंस इंजीनियर विद 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉर डिजाइन रोल इन नॉर्थ इंडिया। आपको बेसिक पॉइंट्स में लिखना है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है।
ताकि टाइम वेस्ट कंपनी का ना हो। आपको पता है एक रेज्यूमे कितने सेकंड तक आपकी एक कंपनी पढ़ती है? कितने सेकंड तक रेज्यूमे देखा जाता है आपका? कितने मिनट? जिसको लग रहा है 5 मिनट तक देखते हो हाथ ऊपर करो। 10 मिनट? 6 सेकंड। 6 सेकंड इज द ऑफिशियल फिगर। 6 सेकंड में रेज्यूमे है, तो अगर एक पेज भी एक्स्ट्रा पलटना पड़ गया तो वहीं पर रिजेक्शन आ जाता है। 6 सेकंड में वो देखेगा, अच्छा इंजीनियर 3 साल डिजाइन नॉर्थ इंडिया, ठीक है फाइन, नेक्स्ट, फिर पढ़ेगा। और वो ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना स्टार्ट करता है और वो देखता है कि कहाँ मैं इस रेज्यूमे को फेंकूं। वो रिजेक्शन पे चलते हैं रेज्यूमे, सिलेक्शन पे नहीं चलते। रेज्यूमे इज वर्क ऑन रिजेक्शन, कि कहाँ मैं इसको छांट के बाहर निकालूं। तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि मेरा नाम, नंबर, एड्रेस ठीक है, अवेलेबल टू वर्क ठीक है। उसके बाद अबाउट मी में वो अगर कंपनी कह रही है जी 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए और आपका है फ्रेशर डिजाइन इंजीनियर, वहीं रिजेक्ट है, खत्म, आउट कर देगा आपको। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है। इनफैक्ट आपको जो ये मैं टेम्पलेट दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट रखना है अपने पास। मैं ये भी बताऊंगा रेज्यूमे बनाना कैसा है, इतना ज्यादा डीप होने वाला है सेशन। इसके अंदर अगर 3 साल है या डिजाइन है, कोई कंपनी कह रही है जी 2 साल चाहिए, आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हर कंपनी के लिए अपना रेज्यूमे बदलना पड़ेगा। इस लेवल पे हमें काम करना है, ठीक है। तो एनीवे, आपको अबाउट में लिख दिया। अब हमारे पास 3 चीजें आती है, ओके। हमारे पास आता है वर्क एक्सपीरियंस, बाहर बोलिए, आवाज ना करें बिल्कुल भी। या मेरे पास आता है स्किल, या मेरे पास आता है एजुकेशन। अब मेरे को बता दो, जिसको लगता है वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर लिखना है वो हाथ ऊपर करो। ढंग से करो, हाथ ऊपर, जैसे कुछ खाना खा के आए हो घर से, हाथ ऊपर करो। जिसको लग रहा है वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट स्किल एंड व्हाट अबाउट एजुकेशन? ठीक है। अब जितनों ने भी एजुकेशन करा है, कोई इसमें से आईआईटी का है बच्चा? एनआईटी, आईआईटी, टॉप कॉलेजेस। आईटीआई वाला कौन है? आप क्या, आपने हाथ, ऐसा कोई है जिसने लिखा है एजुकेशन सबसे ऊपर आना चाहिए पर वो है आईटीआई का? देखो, आपको दिमाग लगाना है इस चीज में। ये कोई रूल नहीं है कि सबसे ऊपर क्या आएगा। इसमें वो चीज सबसे ऊपर आएगी जिसमें आप सबसे बेस्ट हो। अंडरस्टूड? तो अगर आपका अगर आपकी प्रोफाइल है 10th पास पर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है सीएनसी में, तो आप ऊपर क्या लिखोगे? 10th पास लिख दो, वैसे ही खत्म। वो तो मैंने बताया आपको कि रेज्यूमे रिजेक्शन पे चलता है। 10th पास पे रिजेक्ट हो गए, बट तुम्हारा 12 साल का सीएनसी का एक्सपीरियंस था, वो तुमने नीचे लिख दिया, तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठा उसका। ओके, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है सीएनसी, उसके बाद आपको लिखना है 10th पास। उसके उल्टा इसके बाद स्किल में भी तो सीएनसी आ गया इसका। एक्सपीरियंस के बाद ये तो आएगा 3rd नंबर पे। दिस इज नंबर 3, आपका स्किल आएगा। अब सीएनसी जो 12 साल से कर रहा है उसका क्या क्या स्किल होगा? यार थोड़ा तो कुछ मेहनत कर लो जिंदगी में, बताओ क्या स्किल होगा? तो प्रोग्रामिंग नॉलेज होगी। सीएनसी प्रोग्रामिंग तो लिखा हो, सीएनसी ऑपरेटिंग होगी। भाई हर चीज को तुम बढ़ा चढ़ा के लिखने की अब आदत डालो। लिंक्डइन पे देखो कैसे कैसे लोग लिखते हैं। लीडरशिप कहाँ से आ गई भाई सीएनसी में? ये टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है। लीडरशिप बाद में आएगी चीजें, ये टेक्निकल स्किल्स है। लीडरशिप कोई नहीं स्किल होती। सीएनसी ऑपरेटिंग होगी, सेटिंग भी आती होगी इसको, प्रोग्रामिंग भी आती होगी, सॉफ्टवेयर भी आता होगा, वर्नियर कैलिपर भी आता होगा इसको, माइक्रोमीटर आता होगा इसको। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगी स्किल्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सारा एक साथ नहीं लिखना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड भी लिख देना, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन भी लिख देना, ड्राइंग रीडिंग भी, की एबिलिटी टू इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स लिख दिया। तो ये सारी चीजें आएगी।
पहले 12 साल आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद 10th पास होता भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही उसने इतनी सारी चीजें लिख दी। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं इसके अंदर क्या चीजें लिखूंगा। ओके, उस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब अगर आप हो फ्रेशर पर IIT के हो तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे? सबसे ऊपर अपना IIT का टैग डालोगे। तो उस तरीके से आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। अब ये जो एक रेज्यूमे फॉर्मेट है, इसको देखो, इसमें क्या है, ये हमने RVM CAD के स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है। आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपको डालना है। जैसे हमने यहाँ डाल दिया जी नेम, इसमें क्या करा, हमने टैग डाल दिया यहाँ पे, सॉलिडवर्क्स डिजाइन इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर, CNC VMC प्रोग्रामर, CAD डिजाइनर भी लिख सकते हो, NX डिजाइनर लिख सकते हो। और हमने ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन यहाँ डाल दी। उसके नीचे एक यहाँ पे लाइन और डाल देना, एबिलिटी टू वर्क, मतलब अवेलेबल टू वर्क एट, वो वाला डाल दिया हमने। फिर हमने प्रोफेशनल समरी डाल दी, या अबाउट मी हो गया, एक ही चीज़ है। कितनी लाइंस में लिखना है? 3 to 4 लाइंस में। उसके बाद अब मैंने कहा था भाई एजुकेशन वो डिपेंड करेगा कि क्या पहले लिखोगे। तो आपको ये नहीं कि एजुकेशन ही पहले लिखनी है, जो आपका बेस्ट है वो लिखिए, बट फॉर्मेट दे रखा है एजुकेशन। अब मेरे पास 99% रेज्यूमे आते हैं जिसमें स्टार्ट और एंड ईयर नहीं दे रखा होता। बिगेस्ट ब्लंडर एवर। आप स्टार्ट एंड ईयर लिखोगे नहीं तो आप इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास एक रेज्यूमे आया था, जो हमारी हायरिंग, पुणे के लिए हायरिंग चल रही है हमारी, 6 साल एक्सपीरियंस है, कुछ लिखा ही नहीं है। भाई पूरी हिस्ट्री इसमें होनी चाहिए, एजुकेशन कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया। स्टार्ट होगा, अच्छा इसमें क्या है, पहले 10th क्लास से लिख देते हैं, पहले 10th लिखेंगे, फिर 12th लिखेंगे, फिर डिप्लोमा, फिर बीटेक। उल्टा होना चाहिए, सबसे ऊपर आएगा सबसे मेन, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। ये लिखिए, सारे सब पॉइंट्स लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद उसकी छोटी क्वालिफिकेशन, फिर छोटी, विद स्टार्ट एंड एंडिंग डेट्स। और एक और बात, परसेंटेज नहीं लिखनी। अगर तुम्हारी 80% से कम है तो अपनी आप बेइज्जती करवा रहे हो। मेरे पास एक रेज्यूमे आया था, 40% लिखे थे। भाई लिख भी क्यों रहा है, अपनी बेइज्जती करा रहे हो ना। 40% लिखने वाली चीज़ है, 40% तो किसी के भी आ जाते हैं, तो वो लिखने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर तुम्हारे 80% प्लस आ रखा है चारों में, अभी क्या है कि तुमने 3 में लिख दिया कि उसमें 80% है और इंजीनियरिंग में तुमने नहीं लिखा, वहाँ पे भी फंसोगे। दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। अगर चारों में 80% प्लस है या चलो 75% प्लस है तो लिख दो, अदरवाइज डोंट राइट इट। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू राइट योर CGPA और परसेंटेज, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। उसके बाद स्किल्स कैसे लिखनी है। ऑटोकैड में क्या लिखना है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है जिसमें डिजाइनिंग और डॉक्यूमेंटिंग आती है, मैकेनिकल पार्ट्स और असेंबलीज की। ये स्टैंडर्ड लाइनें हैं जो आपको कॉपी पेस्ट करनी है। सॉलिडवर्क्स में क्या है जी, 3D मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। इसमें अभी और लिख सकते हैं, ये बेसिक है। आप 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, असेंबली, मोल्ड, शीट मेटल एंड सिमुलेशन, ये कुछ चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है परफेक्ट। और जिसको भी नींद आ रही है ना, मैं भगा दूंगा उसको सेशन से। ध्यान से देखो, NX CAD के अंदर क्या लिखना है, ये सब एक पॉइंट्स हैं, बट स्टार्टिंग और मंथ एंड लिखना जरूरी है। इंटरव्यू में तुमसे पूछा तुमने कब किया था, तुमने कहा 2016, तो वो रेज्यूमे पे लिखने लायक भी नहीं है, फिर वो आउट हो गया है वो स्किल। तो ये डेट और मंथ, ये सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा, जैसे ये फ्रेशर के लिए है, दिस इज अ फ्रेशर फॉर्मेट, ठीक है। सर्टिफिकेशन आ गया, प्रोजेक्ट वर्क आ गया। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपने प्रोजेक्ट करा है तो ठीक है, नहीं करा तो मत करो। अब इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है ये बताओ। व्हाट इज मिसिंग इन दिस रिज्यूमे, जो आप लोग लिखते हैं। हॉबीज, हॉबीज लिखते हो ना आप सब, क्या चीजें रेज्यूमे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी जो चीजें रेज्यूमे में कभी किसी रेज्यूमे में नहीं होनी चाहिए, वीकनेस, हाँ, कभी भी नहीं होनी चाहिए रेज्यूमे में। नोट्स बना लो। हॉबीज, आपकी हॉबीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी ने लिखा है मेरे को म्यूजिक सुनना पसंद है, तुम कंपनी में म्यूजिक सुनने जाओगे। या मेरे को रीडिंग पसंद है, किसी को रीडिंग नहीं पसंद है। जिसने भी रीडिंग लिखा है उसने आज तक एक किताब भी नहीं पढ़ी है, उसको भी पता है। तो इट इज़ यूजलेस। हॉबीज नहीं लिखना, आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस भी नहीं लिखनी, ठीक है। और ये जो लोग पूछते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या इंटरव्यू वाले, वो भी गधे हैं, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है उसका, राइट। ये पूछ सकते हो भाई आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, क्या टास्क उठा सकते हो, बट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू डोंट हैव टू राइट इट। हॉबीज यू डोंट हैव टू राइट इट, ठीक है जी। डिक्लेरेशन होती है एक, नीचे लिख देते हैं बच्चे डिक्लेरेशन, कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस, ठीक है। पेरेंट्स का नाम नहीं चाहिए, पेरेंट्स को तो नहीं रख रहे, जॉब पे आपको रख रहे हैं। पूरा कौन से जिले से हो क्या है नहीं चाहिए। आप लोग अगर कोई बिहार से हो, फरीदाबाद रह रहे हो तो फरीदाबाद लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है आप बिहार से, ठीक है। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीजें हैं, ये तो फ्रेशर का रेज्यूमे है, इसमें एजुकेशन आएगी, स्किल्स आएगी, सर्टिफिकेशन आएगा। एक्सपीरियंस वाले में वर्क एक्सपीरियंस आएगा। वर्क एक्सपीरियंस में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जरूर लिखनी है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वर्क एक्सपीरियंस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीनियर जितने मतलब लोग हैं ना उसमें है। सोनियो बैठ जाओ, हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वर्क एक्सपीरियंस को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस का जब आप हेडिंग डालेंगे तो मुझे सबसे पहले बताओ कि अब कोई लड़का है जिसने 2015 से काम करना स्टार्ट किया और 2024 से करता जा रहा है, और फिर एक केस ऐसा उठाएंगे जिसका गैप भी है, तो दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना। 2015 से 24 है, 15 से इसने काम किया, 24 तक किया, अलग अलग कंपनीज में। सबसे ऊपर क्या लिखूंगा मैं? पॉइंट 1 कौन सी कंपनी का लिखूंगा? 15 वाली 24 वाली? 24 वाली कि 15 वाली? हाँ, सबसे ऊपर लेटेस्ट है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मैंने पुणे में भी इंटरव्यूज लिए थे, उल्टा लिख रखा था हमने, ठीक है। 2024 जिसमें काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज प्रेजेंट अभी भी कर रहा है, मंथ भी आएगा, सॉरी यहाँ पे जुलाई 2024 टू प्रेजेंट, ये आएगा। उसके बाद आएगा कंपनी नेम। अब एक लड़के ने कंपनी नेम में कंपनी के बारे में लिख दिया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा तेरा रेज्यूमे है कि तो कंपनी का ब्रोशर लेके आया है, और अभी निकल के आएंगे रेज्यूमे आप लोगों के भी जिसमें आप कंपनी का लिख देते हो। कंपनी का नहीं लिखना, नेम के आगे आएगा डेजिग्नेशन कि तुम वहां पे क्या थे। अब कंपनी में भी एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। लेट्स सपोज जुलाई में आया, अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर, ठीक है। जुलाई से 3 महीने कितने होते हैं? सितंबर हो गया ना। जुलाई में आया, इंटर्न बना, 3 महीने बाद क्या बना? मतलब रेगुलर एम्प्लॉय बन गया। तो आपको वो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखनी है, उससे आप ही का बेनिफिट होगा। आप जुलाई में लिखेंगे, जुलाई के बाद आएगा जुलाई, यहां आएगा कंपनी नेम। अब यहां से आएगा जुलाई टू सितंबर इंटर्न, और सितंबर टिल प्रेजेंट इंजीनियर। तो उससे पता लग रहा है कि देखो 3 महीने में कंपनी ने इंटर्न से इंजीनियर बना दिया, मतलब इस लड़के ने कुछ करा होगा, राइट। इससे पता लग रहा है। अब एक ही कंपनी में लोग अपनी पोजीशन से बढ़ते जाते हैं, तो वो सारी पोजीशंस आपको लिखनी है। जैसे अगर किसी ने ज्वाइन करी कंपनी कंपनी ज्वाइन करी 2022 में, जनवरी 2022 में, और अभी तक काम कर रहा है,
तो यार वो एक ही काम तो नहीं कर रहा होगा, कुछ तो पोजीशन बड़ी होगी। नाम आ गया जी आरवीएम कैड। जनवरी 2022 टिल जनवरी 2023 ये था जूनियर इंजीनियर। फिर इसके बाद जनवरी 2023 से था ये प्रेजेंट तक सीनियर इंजीनियर। तो वो प्रोग्रेशन का मतलब चेंज, अच्छा चेंज, वो सारा इसमें आना चाहिए। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करा था। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक लड़का खड़े हो जाओ कोई सा भी जिसको समझना है किसी का अपना, या तो मैं फिर डायरेक्टली एग्जांपल खोल लेता हूँ कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे आएंगे। ठीक है, अब खोल लें लोगों के रेज्यूमे। किसने भेजा है? ये कौन है? सपेंद्र। ठीक है, तुम्हारा खोल लेते हैं रेज्यूमे। ये तो हमारा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कॉपी करा हुआ। चल एक बात बता, लिंक्डइन का लिंक कोई खोल पाएगा तेरा इस रेज्यूमे से? हाइपरलिंक ऐड नहीं किया, बट एग्जैक्टली यू डिड नॉट ऐड दी हाइपरलिंक। अब इसके अंदर तुमने, ठीक है बैठ जाओ, इसने देखो लिंक्डइन का डाला है। ये कोई भी कंपनी पूरे वर्ल्ड में इसका नाम डाल के तो खोल लेने वाली, इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो स्पेलिंग टू स्पेलिंग मैच करके पूरा डाल के इसको ढूंढेगी। या तो तुम पीडीएफ में डाल दो हाइपरलिंक, नहीं आता तो मत लिखो, क्योंकि प्रिंट आउट में तो वैसे ही इसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है जी, वो चीज़ गलत हो जाएगी। उसके बाद आपने लिख दिया मोटिवेटेड डिजाइन इंजीनियर विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्वालिटी, सीकिंग एंट्री लेवल पोजीशन टू। सीकिंग एंट्री लेवल पोजीशन क्यों लिखा आपने? आपने पहले ही अपना डिफाइन कर लिया कि आप एंट्री लेवल से ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। क्यों लिखा? सीकिंग अ पोजीशन लिखो, एंट्री लेवल लिखना ही क्यों है? गलती से सीनियर लेवल मिल जाएगी जॉब तो उसमें भी क्या बुराई है, तो आप एंट्री लेवल मत लिखो। फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है अभी तक? कहाँ पे है? इसमें तो नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपने अपना बैठ जाइए। बीटेक इसने करी है, ग्रेजुएशन डेट है मई 2023। आपको स्टार्टिंग डेट भी लिखनी है। आपने 4 साल में इंजीनियरिंग करी है, 6 साल में करी है, आपकी बहुत सारी बैक थी, मुझे नहीं पता चल रहा, तो इंटरव्यू में वो पूछेंगे। स्टार्टिंग एंडिंग डेट आएगी, ठीक है। कोर्स वर्क की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर आपने, अच्छा सिमुलेशन कहाँ आता है, आपको आता है? यस सर, मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट है, इसमें सोलर पावर इंजीनियरिंग इंजन है। नहीं, उनको पता है आपको नहीं आता। कॉलेज प्रोजेक्ट वाली चीजें याद नहीं आएगी आपको। आपने पाइथन और सी भी लिख लिखा है? यस। आता है पाइथन और सी? यस सर, पाइथन। तो सी तो नहीं आता ना? नहीं, कॉलेज में जो पाइथन और सी दोनों। चलो एक रूल और लिख लो, कॉलेज में जो भी सीखा है वो नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल लेवल पे खतरनाक तरीके से अगर कोई चीज आती है वही लिखनी है। ये फोटोशॉप आता है आपको? MS ऑफिस, एक्सेल में तुम वी लुकअप एच लुकअप लगा लेते हो? बस, तो नहीं आता। जो चीजें हाईएस्ट लेवल पे आती है उसको लिखो, अदरवाइज टेक्निकल स्किल्स में उसको डालो ही मत आप। अभी आपको ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स आता है, CNC में 3D प्रिंटिंग भी आती है आपको, ये कहाँ से सीखी? कॉलेज में तो आपको दिखा देते हैं ना वो कि ये 3D प्रिंटर होता है। अब वो कोई 3D प्रिंटर जिसने 20-25 तरीके के प्रिंटर चला रखे हैं, वो 1 सेकंड में कुछ भी प्रोटोटाइपिंग कर लेता है, ये वैसे वाली को लिखना चाहिए, अदरवाइज डोंट राइट सच थिंग्स, ठीक है। क्योंकि आपने ऑटोकैड भी लिख दिया, सॉलिडवर्क्स भी, एनसिस, सी, पाइथन, इतनी सारी चीजें ना इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसने कुछ ना कुछ झोल कर रखा है इसके अंदर। आप बस एक्सपर्ट लेवल पे ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स लिखो और उसके बारे में लिखो, जैसे हमारे रेज्यूमे टेम्पलेट में लिखा हुआ है ना उसके बारे में कि प्रोफिशिएंट इन दिस, इसका ज्यादा इम्पैक्ट है। बड़ा बड़ा लिखना है ऑटोकैड, फिर लिखना है सॉलिडवर्क्स, और उसके बाद आप फिर बाकी चीजें जो हैं लिख दो MS ऑफिस बेसिक स्किल्स, या लिख दो कि मॉडरेटली प्रोफिशिएंट, ऐसा कुछ लिख के इसके अंदर कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम्स में कभी काम ही नहीं किया तो कैसे आपको आ गया वो? हाइड्रोलिक सिस्टम्स में तो MTech भी हो जाती है, इतना हाई लेवल चीज़ है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है।
प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, प्रोजेक्ट से कोई जॉब नहीं लगती, प्रोजेक्ट को सबसे लास्ट में डालना है। हाँ हाँ, बट इसमें ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऊपर आएगा, चाहे जो भी काम कर रखा हो, प्रोजेक्ट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ठीक है। बाकी स्टिल इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है एटलीस्ट, तो ठीक है ये रेज्यूमे। इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली गुड बट इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो। ठीक है, अब इनका किसी और का रेज्यूमे है, अब ये देखो इसमें तो तुमने कुछ डाल ही नहीं रखा ना, आपने डाला ही क्या है। मैंने बोला था 60% 64% मत लिखो, और आपने क्या करा, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये सबसे ऊपर आएगी। मैंने बोला था ना सबसे छोटी क्वालिफिकेशन नीचे आएगी, ये वाली ऊपर आएगी। और स्किल्स एंड एबिलिटीज में आपने फ्रेशर, ये तो मतलब बिल्कुल ही आपने खत्म ही कर दिया ना अपना करियर शुरू होने से पहले ही। आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमें कुछ नहीं आता। और एक बात बताओ, स्किल्स में फ्रेशर और नीचे 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर कैसे हुए आप? ये किसका रिज्यूमे है, किसने भेजा ये? हाथ ही नहीं उठा रहा बंदा। कोई बात नहीं, अब देखो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसने ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। सबसे ऊपर अब आप सीख क्या रहे हो यहाँ से? किसका है ये रिज्यूमे? हाथ तो ऊपर कर लो भाई, जिसका भी है यहाँ से तो कुछ सीख रहे होगे ना। क्या पता वैसी कोई मेरे को चैट आ गई हो, ज्ञान ही बैठा होगा, किसी रैंडम बंदे का होगा, बट अगर कुछ सीख रहा है तो भाई ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स लिखो, वो स्किल में आएगा। अभी 4-5 लोग जल्दी से मेरे को अपना रेज्यूमे सेंड करो व्हाट्सएप पे। हाँ, मेल भी खोल लेते हैं। चलो हम अपनी छोड़ो, मत भेजो, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। हाँ क्या लिखा है इससे? कौन सा वाला, ये वाली? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नेगेटिव भी नहीं है। डालना है डालो, नहीं डालना मतलब इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सब चीजें डाल के आप इंटरव्यू में अपनी बातें कर सकते हो, थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंटली करोगे तो कुछ फायदा होगा, अदरवाइज इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। ब्लैंक ही है तो क्या करे, फ्रेशर का तो होता ही ऐसा है रेज्यूमे, क्या करे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कभी डाल दिया ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पर कुछ खास पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से यार एक आध बंदा कोई भेज दो रेज्यूमे अपना। ये तो कोई बाहर का बच्चा लग रहा है, इसने वैसे ही भेज रखा है। हाँ, ये रहा एक रेज्यूमे हमारे पास। अच्छा देखो यार, छोटी छोटी चीजें, रेज्यूमे की फाइल देखो, रेज्यूमे की फाइल का नेम इसने क्या लिखा हुआ है, ये यार ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम ये भेजोगे तो उसको समझ आ रहा है, पीडीएफ का नाम अपने नाम से करो सेव। आपका अगर एचआर ने फोल्डर में इसको डाला और एचआर के टेक्निकल हेड ने बोला उसको हायर कर लो, एचआर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, खोलना पड़ेगा उसको सारे रेज्यूमे। फाइल नेम तो अपने नाम से करिए इसको। उसके बाद ये फोटो प्रोफेशनल नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस, अब ये देख लो, इसका एक्सपीरियंस की बात हो जाएगी। किसका रिज्यूमे है ये? यार हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे लोग, आपका है ना? ठीक है, पहली बात साफ सुथरा है तो वो अच्छी बात है। ग्रेड्स नहीं चाहिए और स्टार्टिंग एंडिंग डेट चाहिए इसके अंदर। एजुकेशन में स्किल्स के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है आपने, कुछ भी नहीं लिखा। और एक्सपीरियंस में सुपरविजन था, किस चीज का सुपरविजन था? खड़े हो जाओ, किस चीज का सुपरविजन करा था? हाँ जी, प्रोडक्शन में एग्जैक्टली कुछ तो होगा ना, एक कोई पर्टिकुलर आपको कुछ मशीनें दे रखी थी या कोई प्रोसेस, तो वो लिख देते ना यहाँ पे, सुपरविजन ऑफ सीएनसी मशीन। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देखो इसने यहाँ पे सुपरविजन लिखा है, पर इससे नहीं समझ आ रहा। आपका जब इंटरव्यू होगा ना, वो आपसे पूछेगा कि सुपरविजन में किस चीज़ की सुपरविजन करी थी, सेटअप चेंज किस चीज़ का करते थे, प्रोग्रामिंग एंड करेक्शन, मजाक कंट्रोल किस चीज़ का है, ये फानुक कंट्रोल किस चीज़ का है, रोबोट का है कि सीएनसी का है कि बीएमसी का है कि सीएनसी ग्राइंड, मतलब लिखा ही नहीं है ना इसके अंदर तो कुछ भी।
राइट। यहाँ पे फिर इन्होंने प्रोडक्शन सुपरविजन लिखा, हाँ ये अच्छा लिखा है इसने, ये ठीक है। सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, इसकी इंग्लिश भी ठीक लिखी है। देखो इंग्लिश कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना दैट आई वाज सुपरवाइजिंग, मैं ये कर रहा था। आपको लिखना है सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, या सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, समझ रहे हो, थर्ड पर्सन में लिखना है इसको। तो ये सारी चीजें इसकी ठीक है। और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में भाई कुछ तो किया होगा ना, क्या करते थे यहाँ पे? हाँ तो एक आध लाइन उसकी भी डाल दो कि मैनेज क्वालिटी डिपार्टमेंट एंड लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। और ये बिल्कुल आपका जीरो है। 2D आइसोमेट्रिक कहाँ से सीखा? अब तुम यहाँ आके पैसे दे रहे हो और जो लड़का YouTube से सीख के लिख रहा है वो भी लिख देता है ऑटोकैड और आइसोमेट्रिक, तो तुमने क्या कर दिया एक्स्ट्रा? उसको तो लग रहा है जी ये तो सारे आजकल क्या है, सारे इंजीनियर लिख रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट में कौन सी स्किल है, सीखी हो ना सीखी हो, आता हो ना आता हो, वो लिख देते हैं सब कुछ। अब इसने CNC, VMC, डिजाइनिंग और GD&T सब लिख दिया। इसमें से बिलीवेबल कुछ नहीं हो रहा, पर देख के लग रहा है कि पता नहीं आता है नहीं आता। अगर इस तरीके से लिखते आप ऑटोकैड 2D आइसोमेट्रिक स्टार्ट एंड मंथ ईयर कहाँ से किया था, उसके बाद क्या क्या उसमें आपको आता है, ऐसे VMC में स्टार्ट मंथ ईयर किस चीज में उसने क्या किया था, कौन सी मशीन चलाई थी, मशीन के अंदर क्या करेक्शंस है, मेंटेनेंस आती है कि नहीं आती, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो आपको उसको डिटेल में लिखना है पर शॉर्ट में लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। और किसका रिज्यूमे है हमारे पास? इससे तो डिलीट ही कर दिया डर के मारे। और भेजो दो चार। जितेश कौन है? ये तो हमारा ही रिज्यूमे है। अरे कुछ अलग से दिखाओ ना। ऐसे जो फर्स्ट वाला वो पहले। ओके कोई बात नहीं, अब मैं सीधा हमारे प्लेसमेंट सेल वाला खोलता हूँ। रुको, अब सीधा प्लेसमेंट सेल की आईडी खोल के ना अब सारा असली सामान सामने आने वाला है हमारे पास। इसका पासवर्ड दिखाना अपने फोन में मुझे। याद आ गया मेरे को, छोड़ो। अब ये वाले मैंने खोल लिए रेज्यूमे जो हमारे पास मेल्स में आ रहे हैं, ठीक है। राइट अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। अच्छा ये वाला रेज्यूमे फॉर्मेट कभी मत लिखना, ये लेफ्ट राइट वाला, ठीक है, ये नहीं लिखना, ऐसा नहीं बनाना ये, और ये रंग बिरंगे रेज्यूमे भी नहीं बनाने, राइट। बाकी स्किल्स के बारे में इसने सिर्फ असेंबली तक लिखा है। पहली बात, ये तो ब्रोशर के हिसाब से इसने बस लिख दिया, कहाँ से लिखा है वो भी नहीं लिखा। बाकी ड्राफ्ट्समैन की स्पेलिंग भी गलत है, ड्रॉटमैन लिख दिया इसने। और अभी देखो इसका डी आगे है, ये पीछे हो रखा है, मतलब ढंग से ना चीज़ें अलाइंड भी नहीं हो रखी है। फिर इसने फ्रीलांसिंग लिख दिया, आई मीन एवरेज है बट ठीक है। इससे और बुरे रेज्यूमे भी मैंने देखे हैं। अच्छा ये देखो, इस लड़के ने फोटो भेज दी है, कभी भी नहीं भेजनी आपको, हमेशा इट शुड बी अ PDF, हमेशा PDF होनी चाहिए। और देखो कितनी लो क्वालिटी की है कि ये खुल भी नहीं रही है, ठीक है, ये ढंग से खुल भी नहीं पा रही है। अब इसने सब कुछ लेफ्ट अलाइन लिखा, देखो इसका अबाउट मी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर स्किल देखो यहाँ स्टार्ट होगी, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ये मतलब टेढ़ा होता जा रहा है इसका लिखते लिखते। तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है ऐसे रेज्यूमे, आपको एटलीस्ट साफ सुथरा रेज्यूमे तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा मुन्ना कुमार ने रेज्यूमे भेजा, कोई सब्जेक्ट नहीं डाला, कोई इसने मैसेज नहीं लिखा, चाहता क्या है हमसे, इसने लिखा ही नहीं है। हमारी टीम ने रिप्लाई भी कर दिया, काइंडली डू लेट अस नो द सब्जेक्ट ऑफ योर मेल। भाई कि क्या करें तेरे रेज्यूमे का, लिखो तो सही किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। 2 पेज का रेज्यूमे, दूसरा पेज खाली है।
स्किल्स के अंदर AutoCAD 2D एंड का देखो इसने डॉलर लगा दिया। फिर एजुकेशन परसुइंग बीटेक इन मई 2021 इंटरमीडिएट फ्रॉम दिस, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो इट्स वेरी वेरी पुअर। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो इम्पैक्ट लेके आए, अच्छा दिखे। अब मैं आपको एक परफेक्ट रेज्यूमे दिखाता हूँ, दैट विल बी द मेन, उसमें हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो। अभी एक हमारा बैंगलोर का स्टूडेंट है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रेज्यूमेज, इसको डिस्कस करेंगे एंड देन आवर सेशन इज मोस्टली ओवर। एक बेसिक लेवल तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल समरी में देखो, समरी की वजह से इसने स्पेलिंग गलत कर दी है। डेडिकेटेड एंड रिजल्ट ड्रिवन इंजीनियर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एरोस्पेस सेक्टर एज VMC ऑपरेटर। बस इसके बाद कुछ भी फालतू का इसने इतना लिख देता, वो भी बहुत था, राइट। ये भेज दिया मैंने ग्रुप पे। करियर ऑब्जेक्टिव कहाँ चाहिए उसको, ग्रोथ वर्क, ये भी कोई नहीं पढ़ता, करियर ऑब्जेक्टिव डालने की जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। एजुकेशन सिंपल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी मंगलुरु से, इतनी CGPA 2019 में पास आउट हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में इनोवेट सोल्यूशन डेजिग्नेशन, कंपनी प्रोफाइल में क्या था, मैन्युफैक्चरर था, जिग फिक्सर का, प्रिसीजन का, दिस। क्या रोल्स थे, मशीनिंग करता था, असेंबली करता था, प्रोग्रामर के साथ काम करता था, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए इनपुट देता था, NC प्रोग्राम्स भी डालता था मशीन में, बेसिक्स चेक करता था और बाकी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन एंड असिस्ट करता था। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, परफेक्ट। फिर श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्री में कब से कब काम किया था वो भी लिखा है, क्या डेजिग्नेशन थी ये भी था। तो ये जॉब मतलब उस टाइम ऑपरेटर था, उसके बाद ये अभी भी ऑपरेटर ही है, राइट। और 2019 से 20 में ये सर्विस एडवाइजर था, जो ये आपका जो 2 व्हीलर की सर्विस होती है, कंप्लेंट्स वगैरह करना, स्पेयर पार्ट्स करना, जैसे आप जब सर्विस कराने जाते हो ना, उस लाइन से इसने VMC में स्टार्ट किया 2020 में, और अभी इसको 4 साल इस लाइन में हो चुके हैं। ये प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करेगा, इसकी 100% जॉब पक्की है, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्किल्स में इसने लिख दिया बेसिक्स ऑफ कैटिया, देखो कितना ऑनेस्ट है। यहाँ के लड़के जिन्होंने कॉलेज में एक दिन कैटिया बस देखा होता है वो लिख देते हैं कैटिया, इसने लिखा है बेसिक्स ऑफ कैटिया, बेसिक्स ऑफ मास्टर कैम एंड पावर मिल। फिर ये RVM कैड पे आया था पावर मिल सीखने, अब तो इसकी लग गई जॉब, ठीक है। सिंगल इंडियन है, दैट्स इट। इसने अपना एड्रेस नहीं डाला, सिर्फ बेंगलुरु बस। तो ये है एक परफेक्ट क्लीन रेज्यूमे, टू द पॉइंट। इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए थी कि ये और कहीं काम कर सकता है कि नहीं, ये थोड़ा और बेटर हो जाता कि अवेलेबल टू वर्क एट। बाकी समरी की स्पेलिंग गलत थी, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है जो गलत हो, इट इज़ परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको रेज्यूमे बनाना है, कोई फोटो नहीं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। अब बात कर लेते हैं कि रेज्यूमे बनाना भी कैसे है, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है और सबको ये सॉफ्टवेयर वैसे भी आना ही चाहिए। कैनवा खोल लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें उससे खोल लेते हैं रुको। कैनवा तो सबको आना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। मैं कैनवा 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं 8 साल से नहीं, जब से कैनवा लॉन्च हुआ है इंडिया में, 4-5 साल तो हो गए होंगे। इस पे अकाउंट बनाना है गूगल से। गूगल से अकाउंट बनाने के बाद देखिए एक बार जरा वो करना है इसका वेरिफिकेशन 59, ठीक है। हमारे जो जॉब अपडेट के पोस्टर्स हैं वो भी ये बनाते रहते हैं इस पे। अब कंटेंट कैसा चाहिए, यहाँ पे सिंपल लिखना है रेज्यूमे, हो गया। आगे 14,000 टेम्पलेट पड़े हैं, सी ऑल कर दिया। सी ऑल में जाने के बाद फिल्टर में जाओ, लिखना है तो लिख लो स्टेप। और तुम ठीक से बैठो भाई, ये लड़का जो बैठा है सीधा बैठ जाए यार। यहाँ पे कर दो फ्री, फ्री वाले मेरे को चाहिए सिर्फ, ठीक है। बाद में वो कहता है जी, कुछ लड़के हैं वो ऐसे ही कर देते हैं डाउनलोड, उस पर वाटर मार्क आ रखा होता है। नहीं, फ्री वाले इतने 6,000 तो फ्री टेम्पलेट है। अपने को कैसा टेम्पलेट चाहिए बताओ, यही तो चाहिए, यही तो है हमारा टेम्पलेट। ये ले लो, थोड़ा सा और अच्छा कर लो, बट ये लाल पीले रेज्यूमे नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये अच्छे नहीं होते।
मैकेनिकल वालों के लिए तो नहीं होते एटलीस्ट। अब आप अपने को ये वाला ठीक लगा, बट मैंने कहा था इसमें साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अपने को यही चाहिए। इसके अंदर वैसा मिलता जुलता कैनवा और दिखा देगा, ये थोड़ा सा मिलता जुलता वैसा है, राइट, ये भी थोड़ा नहीं, ये साइड बाय साइड में आ गया, दिस इज गुड। अब मैंने इसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा भी ये सॉफ्टवेयर चला लेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं छेड़ना, इसकी अलाइनमेंट नहीं छेड़नी। और गलती से तुमसे छिड़ भी गई तो भाई यहाँ पे देखो ये गाइडलाइंस भी दिखा देगा, देखो हो गई ना लाइन। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको डालना है लोकेशन, यहाँ अबाउट मी, यहाँ पे एक्सपीरियंस पहले ही लिखा हुआ है, इसमें चेंज कर लो इंडस्ट्री का नाम और सारी चीज़ें करके शेयर में जाना है, डाउनलोड पीडीएफ, और डायरेक्ट पीडीएफ भी बन जाएगी, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो इससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, देखो आ गया, इट्स दैट इजी। तो अब आपको अपने आप अपना ये रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको टेम्पलेट रख के आपको बनाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। और ये जो मैंने रेज्यूमे भेजा है इसकी लैंग्वेज कॉपी कर लो, इसकी इंग्लिश भी कॉपी कर लो। वीएमसी ऑपरेटर में क्या है, मशीनिंग, वर्किंग, यहाँ पे फिर इसने प्रोवाइडेड दिया, प्रोवाइडिंग इनपुट्स आएगा, तो इसी तरीके की इंग्लिश चाहिए। आई सेंटेंस की यूज करके मत करना, आई वाज सेटिंग अप या आई सेट अप, वो सब मत कर देना गलती। सिंपल जो जो काम आप पे किए थे वो होंगे बस, ठीक है। इसको मैं और बेटर भी बना सकता हूँ। टेक्निकल स्किल्स में देखो इसने, टेक्निकल स्किल्स में देखो इसने इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखी है, एबिलिटी टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैनुअल और मैक्रो प्रोग्रामिंग भी इसको आती है। मैक्रो प्रोग्रामिंग बहुत एडवांस होती है, अभी हम वो लॉन्च करने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर इसको आते हैं, कौन कौन से इसको आते हैं, सारी चीज़ें कर ली। फानुक एंड मित्सुबिशी कंट्रोल, बट किस चीज़ का वो लिखना चाहिए था, इसको वीएमसी लिखना चाहिए था। वर्किंग विद वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, कि मैं एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, हार्डन स्टील, टाइटेनियम, सब पे काम कर रखा है इसने। मतलब टाइटेनियम में टूल अलग लगते हैं ना, स्टेप ओवर अलग होगा, टूल अलग होंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड है मटेरियल, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और नॉलेज ऑफ ड्रिल्स, एंड मिल्स, बोरिंग टूल, इंसर्ट कटर्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये रेज्यूमे। सीएनसी वाले तो इससे चेप लो सारे के सारे, दिस इज परफेक्ट, इसका कॉपी पेस्ट मार लो। कैड वालों को आपको कैड से रिलेटेड चीज़ें लिखनी पड़ेगी, अंडरस्टूड। और बताऊं कितना बहुत है, चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं रेज्यूमे। किसी ने बनाया अभी तक चैट जीपीटी से? यार हद नहीं हो गई, आपकी उम्र इतनी कम है और आपको टेक्नोलॉजी ही नहीं यूज कर रहे आप लोग। 2 मिनट से पहले रेज्यूमे बना सकता हूं मैं चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी को इंग्लिश भी नहीं लिखनी, गवारों की तरह लिख दो तो भी लिख देगा वो। ये देखो, मेक अ रेज्यूमे फॉर मी, आई एम सीएनसी ऑपरेटर एट RVM CAD, 3 years वर्क एक्सपीरियंस। इतना तो इंग्लिश सब लिख देंगे ना। नाउ आई हैव लर्नड SolidWorks, नीड अ जॉब इन SolidWorks। और छोटा लिख लो, एजुकेशन में सीधा डैश डालो, बीटेक मैकेनिकल, पास्ड आउट इन। भाई चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा ना तुम कौन हो, क्या है, और वो अपने आप बना देगा। इतना काम नहीं होता तो भाई फिर कैसे चलेगा काम। ये देखो, इसी ने लिख दी स्किल्स। कितने सेकंड लगे? 20 सेकंड लगे ना। नाम आ गया अपने आप, ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ये पूरा कॉपी नहीं करना, इससे उठा के आपको कहाँ डालना है, कैनवा में डालोगे ना भाई, बस कैनवा में डाल तो दिया वही चीज़। आपको पॉइंट्स उठाने हैं कि अचीवमेंट्स में लिख दो 40%, कौन चेक कर रहा है, कुछ भी लिख दो। एजुकेशन में भी यहाँ आपने कॉपी करा, उधर डाल दिया। स्किल्स में सारा कॉपी कर लिया और डाल दिया। तो रेज्यूमे बनाना लिटरली 10 मिनट का काम है आज के टाइम पे। इसी को बोलोगे यही बना देगा, और इन्फॉर्मेशन दोगे यही बना देगा।
सो इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो अब आप रेज्यूमे बना के फिर प्लेसमेंट सेल को सबमिट करना, राइट? ठीक है, ओके, थैंक यू।